वेलकम टू अप्लाइड फिजिक्स चैनल। आज की इस वीडियो में हम ग्रहों और उपग्रहों की गति नामक चैप्टर में हम केपलर के नियमों को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ये केपलर ने किस तरह से नियम दिए, किस तरह से नियमों के बारे में उन्होंने अपने पॉइंट रखे, उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं केपलर के नियमों को कि केपलर ने किस प्रकार से नियम दिए हैं। तो ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम यानी कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, हमें केपलर ने भी क्या किया था कि लाइको ब्रेहे नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने खगोल शास्त्र के बारे में काफ़ी अध्ययन किया था और उनके प्रेक्षणों को इन्होंने अध्ययन किया केपलर जी ने, और टाइको ब्रेहे के प्रेक्षणों से ही निष्कर्ष निकाला और उन्होंने अपने 3 नियम प्रस्तुत किए थे केपलर जी ने, जिसमें हमारा कक्षाओं का नियम पहला नियम है जिसे लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं। दूसरा क्षेत्रीय चाल का नियम है जिसे लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी कहते हैं। तीसरा नियम जो है परिक्रमण काल का नियम है जिसे लॉ ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो इन तीनों नियमों के बारे में समझेंगे आज हम। तो देखो, केपलर से पहले ये कहा जाता था कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं यानी कि प्लेनेट हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो भी ग्रह हैं इनको हम प्लेनेट कहते हैं। वो केपलर के नियमों से पहले ये था कि ये सभी एक सर्किल के रूप में एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हैं, ये धारणा थी। लेकिन केपलर ने कहा कि ऐसा नहीं है, जो ग्रह गति करते हैं वो एक वृत्त के रूप में, सर्किल के रूप में नहीं करते, एक दीर्घ वृत्ताकार यानी कि इलिप्स के रूप में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इन नियमों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हालांकि और पीछे हम बैक होते हैं तो पृथ्वी को यानी कि हमारी अर्थ को एक सेंटर माना गया था पूरे यूनिवर्स का, कि पृथ्वी एक केंद्र है जिसके चारों ओर सूर्य भी चक्कर लगाता है। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है, सूर्य एक फोकस पे रहता है और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो केपलर जी के नियमों को हम चलिए समझते हैं। तो उनके एक डायग्राम से हम समझाया गया है कि यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे कोई हमारा एक ग्रह है जो कि प्लेनेट है और वो ए से बी तक चलता है। फिर यहाँ दिखाया गया है कि जब हमारा ग्रह सूर्य के पास आ जाता है तो वो सी से डी तक चलता है। तो इनको यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर को दर्शाया गया है। ये हम सूर्य है, ठीक। तो देखो, कक्षाओं का नियम जो है लॉ ऑफ ऑर्बिट कहता क्या है, चलिए हम उसको समझते हैं। तो देखो, एक चीज को हम समझ लें कि कक्षाओं का नियम में यही बात बताई गई थी कि पहले ये धारणा थी कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हैं, यानी एक सर्किल के रूप में गति करते हैं। जो ग्रह जो होते हैं सैटेलाइट, उनकी जो डिस्टेंस है हमेशा सूरज से बराबर रहती है, यानी सर्किल के रूप में गति करते हैं। लेकिन केपलर जी ने कहा कि ऐसा नहीं है। एक समय ऐसा होता है कि ग्रह जो है यानी कि हम पृथ्वी ही मान लें, अर्थ को ही मान लें सैटेलाइट की, प्लेनेट की जगह पर, तो पृथ्वी एक बार सूर्य से काफ़ी दूर भी चली जाती है और जैसे जैसे ये गति करती है और वो सूर्य के पास आती जाती है। तो उन्होंने ये भी बताया है कि जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो उसके घूमने की जो दर है, घूमने की गति है, वो कम होती है। जैसे जैसे पास आती है उसके घूमने की जो दर है यानी घूमने की गति है वो तेज हो जाती है। तो पहले नियम में, कक्षाओं के नियम में यही बात बताई गई है कि सूर्य एक फोकस पे रहता है। मान लीजिए सूर्य एक फोकस पे है और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्त के रूप में, एक इलिप्स टाइप के रूप में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। और जितने भी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उनके ऑर्बिट अलग अलग होते हैं, यानी कि उनकी कक्षाएं सभी की अलग अलग होती हैं। तो इस तरह से सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, यानी कि सूर्य फोकस पे होता है। सूर्य देखिए फोकस पे है, यानी कि सूर्य को कांस्टेंट स्थिर माना गया है और सभी ग्रह
जो उसके चारों ओर घूम रहे हैं वो एक दीर्घ वृत्ताकार रूप में, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, यानी इलिप्टिकल पाथ के रूप में इसके चारों ओर घूमते हैं। यही कक्षाओं का नियम यानी कि लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा जाता है। इतनी सी बात है इसमें। चलिए दूसरा नियम को भी समझते हैं, इसके बारे में क्या बताया गया है। क्षेत्रीय चाल का नियम, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, यानी इसमें बताया गया कि क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। इसकी जो क्षेत्रफल की चाल है नियत रहती है। देखिए इसमें क्या बताया गया है। केपलर जी ने कहा है कि समान समय में, जितना समय है वो समान समय में समान क्षेत्रफल पार करता है। कोई भी ग्रह क्षेत्रफल पार करता है यानी कि स्वीप करता है। समान समय का मतलब जितने टाइम में यहाँ से ये यहाँ तक पहुँचेगा उतने ही यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। तो इसका एरिया देखो हमने कैसे इसको निकाला है। मान लीजिए कि कोई हमारा ग्रह यहाँ है ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर वो कुछ समय बाद पहुँच गया। मान लीजिए यहाँ पर टी समय लगा है, तो इसका हम एरियल निकालेंगे। तो इसको हमने इससे मिला दिया और इसको भी बी पॉइंट से मिला दिया। तो ये एरिया है, ये एरिया, इसकी बात करें तो ये यहाँ पर है। अब जैसे जैसे हम यहाँ भी बात करें कि टी समय में, इसको भी टी समय ए से बी तक मान लें, तो इसका जो एरिया है ये जितने टी समय में ये एरिया तय किया है उतना ही ये एरिया तय किया जाएगा। मतलब अब समझते हैं इसको कि ए से बी तक पहुंचने में जो एरिया कवर किया है पूरा एरिया, वो हम जैसे ही हमारा सैटेलाइट सूरज के पास आता है तो मान लीजिए वो सी से डी तक जाता है, तो इसमें कह रहे हैं कि टी समय में ही, टी को यदि हम मान लें कि 2 घंटे मान लें, यहाँ भी हम 2 घंटे मान लें, तो 2 घंटे में जितना ये क्षेत्रफल पार कर रहा है उतना ही क्षेत्रफल यहाँ भी 2 घंटे में ही पार करेगा। तो यदि हम इतनी दूरी को नाप करके यदि यहाँ से यहाँ पॉइंट लगा के इतनी ही दूरी को इससे मिला दें तो ये एरिया हो जाएगा कम। इसका मतलब यहाँ जैसे सूर्य पृथ्वी के पास जैसे पृथ्वी सूरज के पास आती है वैसे वैसे इसकी गति बढ़ जाती है और ये जो एरिया है इसका सर्किल वाला एरिया ये ज़्यादा तय कर लेती है, इसीलिए ताकि इसका क्षेत्रफल ये और ये बराबर रहे। तो हम कह सकते हैं समान समय में और समान क्षेत्रफल पार करती है, मतलब क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। तो ये है हमारा क्षेत्रफलीय चाल का नियम यानी कि एरियल वेलोसिटी। ये हमारा सेकंड लॉ है। समान टाइम में समान एरिया पार करती है। यहाँ भी उतना ही समय था, यहाँ भी उतना ही समय था, समान एरिया दोनों जगह का है। अंतर ये आ गया कि जैसे सूर्य के पास आती है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए ये दूरी ज़्यादा कवर करेगी, तब जाके इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा। तो ये रहा हमारा क्षेत्रफलीय चाल का नियम। अब समझने वाले हैं हम परिक्रमण काल का नियम। तीसरा नियम में क्या बताया गया है, इसको हम लॉ ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो पहले हम समझें परिक्रमण काल क्या है। तो परिक्रमण काल का मतलब क्या है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है कि कोई भी ग्रह यानी कि जैसे हम पृथ्वी को ही मान लें तो पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लेती है उसे हम परिक्रमण काल कहते हैं। और इसमें बताया है, फॉर्मूला देखो इस तरह से है, परिक्रमण काल टी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल है यानी अनुक्रमानुपाती है इसकी आर की पावर 3 के। यहाँ पर आर की पावर जो 3 है अर्ध दीर्घ अक्ष है यानी कि सेमी मेजर एक्सिस है। अर्ध दीर्घ अक्ष, इसका नाम है अर्ध दीर्घ अक्ष, आर का नाम, इसका नाम अर्ध दीर्घ अक्ष है यानी कि सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस कहेंगे इसको। तो इसमें यह बताया गया है कि इसका पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा टी, उसका स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके अनुपाती होता है,
इस पूरे जो हमारा दीर्घवृत्त है, पूरा जो इलिप्स है, तो उसकी अर्ध दीर्घ अक्ष होनी चाहिए। अर्ध दीर्घ अक्ष को आर माना गया है। तो अर्ध दीर्घ अक्ष की यानी कि सेमी मेजर एक्सिस की पावर 3 के प्रोपोर्शनल है, ये बताया गया है। तो ये जो हमें फॉर्मूला ये बताता है कि आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई सूर्य है, तो एक इस तरह से हमारा कोई उपग्रह इसके चारों ओर घूम रहा है और एक इस वाले ऑर्बिट में है। तो हम बात करें एक यहाँ पर है और एक यहाँ है, तो इसकी जो एक्सिस है, इसकी जो अक्ष है दूर, इसकी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। तो इसकी ज़्यादा होगी, इसका मतलब इसकी आर ज़्यादा होगी। तो आर ज़्यादा होगी तो टी ज़्यादा लगेगा। यानी जो ग्रह सूर्य से दूर होगा उसको इसका पूरा एक चक्कर लगाने में ज़्यादा समय लगेगा। जो सूर्य के पास होगा उसको कम समय लगेगा। तो मरकरी सूर्य के सबसे पास है बुध ग्रह, तो उसको बुध ग्रह जो सूर्य के सबसे पास है उसको सबसे कम समय लगेगा, क्योंकि उसकी आर कम होगी। तो आर कम होगी तो समय भी कम लगेगा। जिसकी आर ज़्यादा होगी यानी जो सूर्य से दूर होगा उसको समय अधिक लगेगा। तो ये थे हमारे केपलर के 3 नियम, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने आज इसको समझाया है। तो आज की इस वीडियो में हमने केपलर के नियमों को अच्छे से समझा है। इस चैप्टर के और भी टॉपिक हैं जिनको हम आगे की वीडियो में समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।